एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मैं इस केस की नरेटर रोजी और मैं एंजल। आज हम और हमारी टीम जुडिशियल सिस्टम पर एक केस लेके आई है जो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस नंबर WPC 118/2016। ना ये केस कोई मर्डर केस है, ना कोई रेप केस और ना ही कोई किडनैपिंग केस। ना ही हम लोग इस केस के द्वारा किसी भी जाति प्रथा के खेत पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ ये केस जो है हम लोग अपने स्कूल की तरफ से एक एक्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये केस जो है वो एक प्रथा के बारे में है, उस प्रथा के बारे में जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया, ट्रिपल तलाक। इस केस से पहले मैं इनके कुछ मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी जो इस प्रथा के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई है। वो शायरा बानो, उनका रोल प्ले कर रही है आंचल कुमारी, उनके एडवोकेट मिस्टर अमित चड्ढा जिनका रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य सोलंकी सर, वो रिजवान अहमद जिनका रोल प्ले कर रहे हैं आकिब इमाम, उनके एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बाल जिनका रोल प्ले कर रहे हैं तेजस्वी। हमारी मेन चीफ जस्टिस जो इसका अंतिम फैसला सुनाएगी मिस खैर जिनका रोल प्ले कर रही है आंचल बेस। हमारे 5 इंटरफेयर एडवोकेट है मिस इंद्रा जैसे जिनका रोल प्ले कर रही है तनिष्का, मिस नित्य रामकृष्णा जिसका रोल प्ले कर रही है चांदनी, मिस्टर विविग्री जिनका रोल प्ले कर रहे हैं दीक्षांत, मिस्टर रोहित त्यागी जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अमन सिंह और मिस्टर आनंद ग्रोवर जिनका रोल प्ले कर रहे हैं उत्सव। ये कुछ मेन कैरेक्टर है और बाकी और भी ऐसे कैरेक्टर है जो आप इनको आगे केस में देखोगे। आखिर ये केस था क्या। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं थी, उन सब लड़कियों के लिए थी जो आज तलाक जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक तलाक जो उसको तबाह कर गया, एक तलाक जिसने उसकी खुशियां छीन ली, एक तलाक जो उसको उसके बच्चों से दूर कर गया, और ये था ट्रिपल तलाक। तलाक तलाक तलाक। लेकिन शायरा बानो ने हार नहीं मानी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया ट्रिपल तलाक को लेकर। शायरा बानो एक उत्तराखंड से बिलोंग मुस्लिम वुमेन जिसने रिजवान अहमद नाम के आदमी से शादी की। 14 साल का रिलेशन चला, लेकिन 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि शायरा बानो की जिंदगी बिल्कुल पलट गई। उनको सिर्फ रिजवान अहमद ने उनको सिर्फ 3 शब्द तलाक 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 3 शब्द में उनको तलाक दे दिया और उनके शादी का रिश्ता यही टूट गया। आखिर ये था क्या। ये एक इस्लामिक लॉ तलाक के बिद्दत से लिया गया था जिसमें एक वुमेन को पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी वाइफ को सिर्फ 3 शब्दों में कुछ क्षण में ही तलाक दे सकता है। ना तो इसमें वुमेन का कोई रोल होता है, ना किसी लीगल डॉक्यूमेंट या फाइल का। पर शायरा बानो को जब ये लगा कि मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ इनइक्वालिटी की जा रही है, तो उन्होंने इस केस के खिलाफ आवाज उठाई। वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने तलाक के बिद्दत को लेकर पिटीशन फाइल को जमा किया और उसने केस लड़ा। और अब हम यही देखते हैं कि शायरा बानो ने किस तरीके से अपनी केस को लड़ा और वो किस तरीके से इस केस को जीतती है। तो हम अपनी फर्स्ट हियरिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जज साहब आ चुके हैं। और माय लॉर्ड जो मेरी क्लाइंट है वो है मिसेस शायरा बानो जिनके पक्ष में मैं आज ये केस लड़ूंगा। माय लॉर्ड, मेरा नाम है मिस्टर कपिल सिब्बाल। केस लड़ रहा हूँ, मेरी क्लाइंट में 3 तलाक से रिलेटेड है। और माय लॉर्ड जो मेरी क्लाइंट है वो है मिसेस शायरा बानो जिनके पक्ष में मैं ये केस लड़ूंगा। माय लॉर्ड, मेरा नाम है मिस्टर कपिल सिब्बाल और जो आज मैं केस लड़ रहा हूँ मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद की तरफ से लड़ रहा हूँ। माय लॉर्ड ये केस को शुरुआत करते हुए मैं कहूंगा माय लॉर्ड जो आज हम केस लड़ेंगे वो है 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत से केस। माय लॉर्ड, ये जो केस है मिस्टर चड्ढा मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और मिस्टर चड्ढा का कहना है कि जो मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद है उन्होंने तलाक के बिद्दत का गलत उपयोग करते हुए इनकी क्लाइंट मिसेस शायरा बानो को तलाक दिया है। माय लॉर्ड, मैं आपको बता दूं कि जो मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद है उनकी शादी मिसेस शायरा बानो से सन 2002 में हुई और शादी के ठीक 14 साल बाद यानी सन 2016 अक्टूबर महीने में उन्होंने अपनी बेगम मिसेस शायरा बानो को तलाक के बिद्दत के थ्रू तलाक दे दिया। बट माय लॉर्ड यहाँ से ये साफ इस पर थोड़ी नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति वो हिंदुस्तान में रहता हो, वो हिंदुस्तान की चाहे हिंदू महिला हो फिर चाहे कहिए। जैसा कि जो तलाक के
सकता है, तो मैं उनको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी एक कुरान की किताब है जो हौली किताब मानी जाती है मुसलमानों की। इसमें मौलाना साहब यहाँ पे हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हम यहाँ पर तलाक बिद्दत को लेकर बात कर रहे हैं, ना कि किसी धर्म ग्रंथ की जैसे कुरान की चाहते हैं और आप इस केस पर पर्दा डालना चाहते हैं। नहीं नहीं मिस्टर चड्ढा, मैं इस केस पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। माय लॉर्ड, अब मैं मिस्टर चड्ढा की क्लाइंट मिसेस सायरा बानो को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा और अब मैं मेरे क्लाइंट को वापस भेजने की भी इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिसेस सायरा बानो कटघरे में हाजिर हो। आदत की कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। माय लॉर्ड, ये है मिस्टर चड्ढा की क्लाइंट मिसेस सायरा बानो और मैं आपसे मिसेस सायरा बानो से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। या फिर आप किसी और गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा था? मिस्टर सिंपल अपनी हद में रहिए। माय लॉर्ड, यहाँ पे मिस्टर सिंपल कोर्ट में जो सब प्रयोग नहीं होते हैं वो सब प्रयोग करके यहाँ पे मेरी क्लाइंट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मिस्टर सिंपल से आप कहें कि वो ऐसे सबको प्रयोग ना करें। ऑर्डर साइलेंस। मिस्टर सिब्बल, आप अपनी हद में रह के बात करिए। जैसा आप चाहे माय लॉर्ड। सभी सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है, मिसेस बानो और मिस्टर अहमद की केस में कोई सफाई नहीं दिख रही है। इसलिए अदालत मिस्टर चड्ढा और मिस्टर सिब्बल को 24 घंटे का समय देती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड टिल नेक्स्ट डे। ये थी हमारी पहली हेयरिंग, जिसके दौरान हमने देखा कि कैसे मिस्टर चड्ढा और मिस्टर सिंपल अपने अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर चड्ढा बताते हैं कि कैसे ट्रिपल तलाक जो है वो कुरान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम एक्ट के द्वारा बनाया गया है। इसी का जवाब देते हुए उनके प्रतिनिधि मिस्टर सिंपल अपने गवाह के साथ प्रस्तुत होते हैं, जिनका नाम था मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो AMS के लीडर है। वो बताते हैं कि उनके कुरान में ट्रिपल तलाक का जिक्र किया गया है और उस ट्रिपल तलाक में सवाल उठाना मतलब है उनके कुरान में सवाल उठाना। लेकिन उन्हीं में हमारे एक एडवोकेट बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल तलाक का जिक्र किया गया है, लेकिन तलाक़े बिद्दत नहीं। तलाक़े बिद्दत एक ऐसा तलाक बोलकर अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर सिंपल सायरा बानो से कुछ इनएप्रोप्रिएट सवाल पूछते हैं, जिसके कारण जो उन्हें बोला जाता है कि अपनी लैंग्वेज ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कि अगले केस में, अगली हेयरिंग में ऐसा क्या सबूत मिलते हैं, ऐसे क्या नए गवाह आते हैं जिसकी वजह से ये जो केस है वो एक नया मोड़ लेगा। तो चलते हैं, देखते हैं अब अगली हेयरिंग क्या नए सबूत आती है। आ चुके हैं। जितना भी आपने हमें समय दिया था उसके तहत हम यहाँ पे ऐसे सबूत इकट्ठा कर पाए हैं जो कि इस केस के पूरा का पूरा रुख ही बदल देंगे और हो सकता है कि वो जो सबूत है वो इसी केस के अंदर यानी आज की हियरिंग में पूरा का पूरा केस ही समाप्त कर दें। माय लॉर्ड, मिस्टर चड्ढा, मैं आपको बता दूं ये एक अदालत है और अदालत अपना फैसला जमा किए पुख्ते सबूतों पर सुनाती है, ना कि कुछ चंद सबूतों पर। मिस्टर सिंपल, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पुख्ते सबूत नहीं है? मिस्टर सिंपल, मैं आपको बता दूं कि जो सबूत पुख्ते नहीं होते वो सबूत नहीं होते और जो पुख्ता होते हैं वही सबूत होते हैं। मिस्टर चड्ढा, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आप सबूतों को पेश कीजिए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस्टर सिंपल के क्लाइंट मोहम्मद रिजवान अहमद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मोहम्मद रिजवान अहमद। कुरान पे हाथ रख करके कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा। रिजवान अहमद से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मोहम्मद रिजवान अहमद, सबसे पहले बताइए अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कारनामा करने के बाद? बहुत अच्छा। अच्छा लगेगा क्यों नहीं आपको? क्योंकि जो आपने कारनामा किया है वो कुछ ही लोग करते हैं और जो कारनामा करते हैं वो फिर अदालत में आते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया था? उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि उसका किसी और के साथ गैर संबंध था। उसका गैर संबंध था कि आपका गैर संबंध था? माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे क्लाइंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
माय लॉर्ड, यहाँ पर मैं आपके सामने और अदालत के सामने एक सबूत रखना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे मोहम्मद रिजवान अहमद को आरोपी साबित करेंगे। इजाजत है। मिस्टर खुशरत, वो आपका फोटो में दे सकते हैं। जी ले जी मिस्टर चड्ढा। तो इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहम्मद रिजवान अहमद दूसरी किसी औरत के साथ यहाँ पे गले मिल रहे हैं और ये औरत कोई और नहीं, उनकी दूसरी बेगम है जिन्होंने उन्हें कभी ना कभी तो यहाँ पे निकाह किया होगा और अपनी पहली पत्नी यानी सायरा बानो को ना बताते हुए उनके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में रहा था। मिस्टर सिब्बल, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब मैंने मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद के ऑफिस वर्क को लेकर थोड़ी पूछताछ करी तो मुझे पता चला कि इनका ऑफिस वर्क ही ऐसा रहता है जिसके दौरान इन्हें काफी सारे लोगों से मिलना पड़ता है। तो जो इस फोटो में जो महिला है, हम उन्हें देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूं या फिर बिजनेस डील के हिसाब से बात करूं, तो अगर कोई भी व्यक्ति, फिर अगर वो लड़का हो, अगर वो किसी लड़की के साथ बिजनेस डील करता है तो वो उसके साथ हाथ मिलाता है, ना कि गले मिलाता है। बट यहाँ पे ना तो इन्होंने साइकोलॉजी का यहाँ पे कोई बिजनेस डील नहीं थी, यहाँ पे ये उनकी दूसरी बेगम ही थी। मिस्टर चड्ढा, मैं खुद भी कहती है कि वो 100% सही नहीं है, वो 90% केस तक ही सही रहती है, 10% केस उसके गलत होते हैं। बट मिस्टर सिंपल, यहाँ पे 90% ज्यादा होता है कि 10%? चलिए वो सब छोड़िए, आप कुछ मत बोलिए। माय लॉर्ड, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक और गवाह को बुलाना चाहता हूँ जो कि इस केस पर एक बहुत ही बड़ी रोशनी डालेगा, कि मिस तृप्ति। इजाजत है। मिस तृप्ति, कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। मैं हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे क्लाइंट पे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है दूसरे क्लाइंट को रखकर। माय लॉर्ड, यहाँ पे गुमराह करने के लिए बल्कि सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और माय लॉर्ड, ये है मिस तृप्ति जो कि मोहम्मद रिजवान अहमद के साथ पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थी। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं मिस्टर चड्ढा? रिजवान, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी 14 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अभी आप शांत हो जाइए। मिसेस बानो, आप ऐसी चलती कार्रवाई के भी दखलंदाजी नहीं दे सकती। अगर आपने ऐसे किया तो आप पे कानून कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कुछ कहना ही है तो कटघरे में आकर कहिए। सॉरी माय लॉर्ड। यहाँ पे रिलेशनशिप में थी कि नहीं? मिस तृप्ति, क्या आप रिजवान अहमद को पहले से जानती थी? जी हाँ माय लॉर्ड, ये सच है कि मैं रिजवान अहमद को पिछले 3 सालों से जानती हूँ। माय लॉर्ड, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। इजाजत है। माय लॉर्ड, सबसे पहली बात, हम यहाँ पर तलाक बिस्तर को छोड़कर पारिवारिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद के पारिवारिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये केस, ये जो अदालत है, ये तलाक बिस्तर पे बात कर रही है। माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे मिस्टर सिब्बल को फिर बता दूं कि 3 तलाक जैसी चीजें जो है वो तुरंत हो जाए तो लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि हिंदू लॉ के तहत वहाँ पे उसको कुछ नोटिस दिया जाता है। बट यहाँ पे 3 तलाक तो वो 5 मिनट 2 मिनट में भी हो सकता है। तो अब मिस्टर सिब्बल क्या कहेंगे आप? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। माय लॉर्ड, मैं नित्या रामाकृष्ण हूँ और इस केस से रिलेटेड मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी। माय लॉर्ड, यहाँ पे मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि जो हमारे मेन सस्पेक्ट है या उनके केस है, उनको साइड ही हटाकर उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया जा रहा है। योर ऑनर, मैं कोर्ट से अपील करूंगी कि यहाँ केस पे ध्यान दिया जाए, किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस नित्या रामाकृष्ण, आपको अदालत को उसके तौर तरीके बताने की जरूरत नहीं है। अदालत अपने तौर तरीके बखूबी जानती है। और मिस्टर चड्ढा, मिस्टर सिब्बल की बहस देखते हुए अदालत ये फैसला लेती है कि इनके पास पुख्ते सबूत न होने के कारण इन्हें कुछ दिन का समय देती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड टुडे। इस पर मिस्टर सिब्बल ने निजी उसको बिजनेस डील का बोलकर वही रोक दिया। फिर मिस नित्या रामाकृष्ण और मिस्टर सिब्बल ने फिर उस पर वही भी रोक दिया। फिर उसके बाद तब बुलाया गया तृप्ति को। तृप्ति से पूछा गया तो तृप्ति ने कहा कि हाँ, मेरा उसके साथ 3 साल का रिलेशन चल रहा था, लेकिन इस पे इसको निजी मामला बताया गया और उसको वही रोक दिया। चले अब
सभी बैठ जाइए और आज की कार्रवाई शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिबाल। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। गुड मॉर्निंग मिस्टर चड्ढा। तो मिस्टर चड्ढा और मिस्टर सिबाल, क्या आप लोगों ने इस केस से जुड़े सभी सबूतों को जमा कर लिया है जिसके लिए आपको समय दिया गया था? जी हाँ माय लॉर्ड। तो आप दोनों इस अदालत में अपने सबूतों को पेश कीजिए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज मैं एक ऐसे गवाह को बुला के लाया हूँ जो कि इस केस पर एक ऐसी रोशनी डालेंगे और जो कि इस केस को पूरा का पूरा रुख बदलते हुए शायद इसी यानी आज की हियरिंग में इस केस को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। और वो है हानिफ स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर इफ्तिकार अली। मैं उनको बुलाने की इजाजत चाहूंगा। कुरान पे हाथ रख करके कसम खाओ, जो बोलोगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। कान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस्टर अली से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तो सबसे पहले मिस्टर अली ये बताइए, जो मैंने आपसे कहा कि आप सच में हानिफ स्कूल के प्रिंसिपल हैं? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं हानिफ स्कूल का प्रिंसिपल मोहम्मद इफ्तिकार अली हूँ। अच्छा, तो आप बहुत ही बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो ये सबसे पहले बताइए कि आपके जो स्कूल्स हैं वो किन किन राज्यों में हैं और उन राज्य का नाम भी बताइए। जी हमारे स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो दिल्ली में है, केरला में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में है। अच्छा ये बताइए, आपके इतने बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं तो शायद कॉलेजेस भी होंगे? जी हाँ माय लॉर्ड, मेरे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। अच्छा, तो आप उन कॉलेजेस स्कूल्स में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जरा नाम बताइए कुछ। जनरली सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनके साथ दीन तालीम के बारे में भी बताते हैं। क्या दोबारा बोला, क्या बोला आपने? दीन तालीम के माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पे इन्होंने दीन तालीम का नाम लिया, यानी ये दीन तालीम को पढ़ाते हैं, यानी वहाँ पे ये 3 तलाक को भी पढ़ाते होंगे। और माय लॉर्ड, जब एक एजुकेटेड पर्सन ही यहाँ पे 3 तलाक को बढ़ावा दे रहा है तो हम अनएजुकेटेड पर्सन और साथ में उन लोगों से क्या राय रखें जो कि जैसे मोहम्मद रिजवान अहमद जैसे लोगों से एजुकेटेड मसला भी नहीं पता है। माय लॉर्ड और मिस्टर चड्ढा, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तलाक़ बिदअत सही है या नहीं। तलाक़ बिदअत हमारे मुस्लिम समाज, हमारे समाज के लिए अच्छा है या गलत? क्या उससे हमारे मुस्लिम समाज की महिलाओं को लाभ हो रहा है या हानि पहुंच रही है? ना कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तलाक़ बिदअत को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले ये बताएं मिस्टर सिंपल कि अगर तलाक से कोई व्यक्ति खुश कैसे रहेगा? हाँ मिस्टर चड्ढा, आप सही कह रहे हैं, मैंने माना। पर माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पर मिस्टर चड्ढा के क्लाइंट मिसेस सायरा बानो के भाई मोहम्मद कुरैशी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा और हानिफ स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इफ्तिकार अली को वापस भेजने की भी इजाजत है। मोहम्मद कुरैशी, कटघरे में हाजिर हो। कुरान पे हाथ रख करके कसम खाओ, जो बोलोगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यह है मिस्टर चड्ढा की क्लाइंट मिसेस सायरा बानो के भाई मोहम्मद कुरैशी। और माय लॉर्ड, जब मैंने मोहम्मद कुरैशी के परिवार से पूछताछ करी तो मुझे पता चला कि इनके परिवार में इनकी बहन और इनके जीजा के बीच में काफी समय से अनबन थी। ये चाहे तो आप इनसे खुद भी पूछ सकते हैं। क्या है, सही कह रहे हैं? जी हाँ माय लॉर्ड, ये बिल्कुल सही है। मेरी बहन और मेरे जीजा के बीच हमेशा अनबन रहती थी और हमारा परिवार काफी समय से देख रहा था। नहीं मिस्टर सिंपल, यहाँ पे तो आप जब फर्स्ट हियरिंग में हमने बात की थी तो आपने कहा था हम गलत बोल रहे हैं, अब हम आपकी बात को कैसे माने कि आप सच बोल रहे हैं? सबसे पहले माय लॉर्ड मोहम्मद कुरैशी के पॉइंट को नोट किया जाए और उसके बाद मैं यहाँ पर बता दूं, जैसा कि मोहम्मद कुरैशी साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनके जीजा और उनके बीच में काफी सारी अनबन रहती थी, तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट मोहम्मद रिजवान का मिस्टर चड्ढा की क्लाइंट मिसेस सायरा बानो को तलाक देना जायज था। माय लॉर्ड, यहाँ पे मैं अदालत से गुजारिश चाहूंगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए जिसके तहत मैं कुछ पुख्ता सबूत जो है इस अदालत के सामने पेश कर सकूं। माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्ट है यानी अदालत आर्टिकल 30 के तहत उसके पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर कर सके। तो सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर चड्ढा के पास इस केस से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके लिए यह अदालत मिस्टर चड्ढा को इस केस से जुड़े पुख्ता सबूत जमा करने के लिए 24 घंटे का समय देती है। रिकॉर्डिंग डिसमिस फॉर टुडे।
गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज जो सब मैं अपने सपोर्टिव एडवोकेट मिस्टर ग्रोवर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वही इस केस से पुख्ता सब हुए इस केस में पेश करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको इस अदालत में बोलने की इजाजत दें। इजाजत है। मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं मिस्टर आनंद ग्रोवर, मैं आज इस केस को लेकर मैंने पूरी डीपली रिसर्च करी है, उसके बाद यहाँ मैं ओवरव्यू देने आया हूँ। माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल मित्र ने पिछली सुनवाई में कहा था कि किसी भी मुस्लिम महिला के पास राइट नहीं है कि वो अपनी आवाज कोर्ट में उठा सकती है, लेकिन मैं अपने काबिल मित्र को ये बता दूं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 हर मुस्लिम महिला को राइट देती है कि वो अपनी आवाज कोर्ट में उठा सकती है। तो माय लॉर्ड, यहाँ पर जो मिस्टर सिब्बल है वो जो हर मुस्लिम महिलाओं के राइट्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मिस्टर सिब्बल, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत है जिसके बिहाफ पर ये बता सकते हैं हम कि कौन सी जो साइड है वो यहाँ पर सही है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी सबूत को पेश करने की। इजाजत है। मिस्टर कुर्सी, जो मैंने आपको कुछ तस्वीर दी थी, उसको बंद मत किया करो, माइक को ऑन ही रहने दिया करो। जैसा कि माय लॉर्ड आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। तो मिस्टर सिब्बल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर रिजवान अपनी एक्स वाइफ यानी कि सायरा बानो को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं और सोशल हैरेसमेंट करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है मैंने वहाँ के नियर बाय सीसीटीवी कैमरा से लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो सोसाइटी के अंदर थप्पड़ मार सकते हैं तो घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होंगे वो। माय लॉर्ड, जैसे मेरे सपोर्टिव एडवोकेट ने जितनी भी यहाँ पे बातें बताई है उससे साफ साबित होता है कि यहाँ पे मोहम्मद रिजवान अहमद यहाँ पे आरोपी है, और मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या यह बात सच है मिस्टर सिब्बल? माय लॉर्ड, जब मैंने अपने परिवार जब मैंने मिसेस सायरा बानो और मोहम्मद रिजवान के परिवार वालों से बातचीत करी थी, तब उन्होंने मुझे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और मैं आपको बता सकता हूं कि शायद इसका जवाब मेरे क्लाइंट मोहम्मद रिजवान अहमद के पिता मिस्टर जमील अहमद ही दे सकते हैं। तो ठीक है मिस्टर सिब्बल, आपकी बात को मानते हुए माय लॉर्ड, मैं मोहम्मद रिजवान अहमद के पिता मोहम्मद जे अहमद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मोहम्मद जे अहमद, कटघरे में हाजिर हो। कुरान पे हाथ रख करके कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, ये है जे अहमद यानी मोहम्मद रिजवान के पिता। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं मोहम्मद जे अहमद से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। तो मोहम्मद जे अहमद, सबसे पहले ये बताइए, जो आपके बेटे ने कारनामा किया है, आप उससे अभी क्या कहना चाहेंगे इस भरी अदालत में? मैं बड़ी अदालत में ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने बेटे के कारनामे से बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि आपने जो अभी सबूत देखे वो सबूत तो सच ही होंगे। जी हाँ माय लॉर्ड, ये बिल्कुल सच है। तो ये बताइए सबसे पहले, जैसे वो अपार्टमेंट में उनको मारते थे, क्या वो घर में वैसे भी उनको मारते थे? जी हाँ माय लॉर्ड, एक वकील साहब ने जो बोला वो बिल्कुल सच है, वो घर पे भी मारा करते थे। अच्छा, तो वो किन हथियार को प्रयोग किया करते थे, कैसे कैसे मारते थे, जरा आप खुल के बताइए इस अदालत में। माय लॉर्ड, मेरे बेटे ज्यादातर हथियारों का उपयोग किया करते थे, जिसमें बैट और चाबुक और हॉकी स्टिक जैसी चीजों से मारा करते थे। माय लॉर्ड, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिता अपने बेटे के खिलाफ गवाही दे रहा है, और माय लॉर्ड, जब एक बेटा गलत काम करता है तभी जो उसका पिता है उसको सुधारने के लिए, फिर चाहे उसको जेल भेजना हो, फिर चाहे उसको मारना हो, वो उसको सुधारने के लिए करता है। और यहाँ पे मोहम्मद रिजवान अहमद के पिता यहाँ पे कबूल करते हैं कि उनके बेटे ने यहाँ पे गलत काम किया है और उसको यहाँ पे सजा मिले। माय लॉर्ड, यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद के पारिवारिक मामले को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका तलाक देना मायने रखता है। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं जे अहमद को यहाँ से भेजने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल में मिस्टर सिब्बल ने कहा कि पारिवारिक हिंसा को लेकर तलाक देना कोई मायने नहीं रखता, तो यहाँ पर वो बिल्कुल गलत है।
माय लॉर्ड, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं एनजीओ को चलाने वाले मिस्टर निशांत राजपूत को कटघरे में बुला सकूं। इजाजत है। मिस्टर निशांत राजपूत कटघरे में हाजिर हो। आइए, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, ये हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर निशांत राजपूत हैं, और जो मिस्टर निशांत राजपूत हैं वो एनजीओ को चलाने का काम करते हैं और उनको इस फील्ड में करीब 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। और उन्होंने ये जो है हर मुस्लिम महिला जो जिनको अपने पति से तलाक मिल जाता है उनको ये फंड देने का काम करते हैं। तो कहिए मिस्टर निशांत राजपूत। हाँ माय लॉर्ड, हमारी एनजीओ उन महिलाओं के लिए काम करती है जिनको 3 तलाक द्वारा घर से निकाल दिया जाता है। माय लॉर्ड, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकूं। इजाजत है। तो बताइए मिस्टर निशांत राजपूत, आपने अभी तक कितने महिलाओं को अपने एनजीओ में श्रम दिया है? लाखों महिलाओं को। और मिस्टर निशांत राजपूत, आपका जो एनजीओ किन किन राज्यों में काम करता है? बहुत सारे राज्यों में काम करता है, जैसे कि राजस्थान, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। और आप अपने एनजीओ में महिलाओं को किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? हम उन्हें फंड देते हैं जो अपनी आगे की जिंदगी को अच्छे से कर सकें। और मिस्टर निशांत राजपूत, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आपका जो एनजीओ है वो जो आपका एनजीओ है अभी तक लाखों महिलाओं को मतलब फंड दे चुका है, तो वो क्या प्रश्न होती है आपके कार्य को हाँ देखकर? बिल्कुल। माय लॉर्ड, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मिस्टर सिब्बल, पहले आप मिस्टर चड्ढा को अपनी बात पूरी करने का मौका दें। जैसा आप चाहें माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सवाल पूछे थे मेरे सपोर्ट एडवोकेट ने मिस्टर निशांत राजपूत थे। माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे इस आवाम को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं हिंदू लॉ एक्ट की बात करूँ तो अगर किसी हिंदू महिला को डाइवोर्स मिलता है या फिर डिवोर्स मिलता है तो उसको 6 महीने से पहले एक नोटिस मिल जाता है कि 6 महीने बाद उस महिला का डिवोर्स होने जा रहा है अपने पति से, और जिससे कि 6 महीने के अंदर अंदर वो फाइनेंशियल कंडीशन से क्या करती है, उभर पाती है। हमारे हिंदू लॉ में एक और चीज है कि अगर उसको अपने पति से डिवोर्स मिलता है तो उसको कुछ पेंशन के रूप में, पैसों के रूप में अपने पति से दिया जाता है। बट माय लॉर्ड, इन 3 तलाक के केस में अगर हम 3 तलाक की बात करें तो 3 तलाक में अगर उसका पति 3 तलाक अगर 3 बार बोल दे, चाहे वो 2 मिनट में बोले चाहे 5 मिनट में बोले, अगर वो बोल देता है तो तलाक हो जाता है। और माय लॉर्ड, ना तो यहाँ पे 6 महीने का टाइम मिलता है और ना ही कितने भी महीने का टाइम मिलता है। और माय लॉर्ड, अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो उस महिला को यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन से उभर पाती है, और बाय चांस अगर एक वो महिला यहाँ पे अनएजुकेटेड निकली तो वो अपना घर कैसे चलाएगी माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, सबसे पहले तो मैं मिस्टर निशांत राजपूत को वापस भेजने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे एक ऐसे बाबा को बुलाना चाहता हूँ जो कि मोहम्मद रिजवान के सगे हैं, मगर यहाँ पे वो उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले वो है मिस्टर रिजवान अहमद की बहन मिसेस रुखसाना खातून। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको इजाजत देकर घर में आने की। इजाजत है। मिस रुखसाना खातून कटघरे में हाजिर हो। कुरान पे हाथ रख करके कसम खाई, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। तो मिस खातून, सबसे पहले जितने भी आपके अंदर दिल में भड़ास है अपने भाई को लेकर वो इस अदालत में बताइए। जी, मेरे भाई ने मेरी भाभी के साथ बहुत ही गलत किया है, और मैं इस बात से मेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि आप अपने भाई से क्या है जो आपके भाई ने कारनामा किया है, जो ये गंदा कारनामा किया है, उससे पहले से ही परिचित थी? जी नहीं, मुझे ये सब नहीं पता था। अगर मुझे ये बातें पता होती कि मेरा भाई ऐसा सब करता है, मेरी भाभी पर हाथ उठाता है, तो मैं सबसे पहले ये सब बातें अपने अम्मी और अब्बू को बताती। माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे क्लाइंट मिस्टर रिजवान अहमद की बहन यानी मिसेस रुखसाना खातून से बेबुनियाद सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर सिब्बल, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बहन, क्या तुम भी मेरे खिलाफ बोलोगी? भाई, मैं यहाँ एक बहन होकर नहीं बल्कि एक आम नागरिक होकर अपना सच कोर्ट के सामने रख रही हूँ। मिस्टर अहमद, अगर आपको कुछ बोलना है तो कटघरे में आकर बोलिए, नहीं तो आप चुपचाप वहीं बैठ जाइए।
माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप जो है मिसेस खातून से ये पूछे कि आगे उनके भाई जो घर पर उनकी भाभी के साथ क्या अन्याय करते थे। मुझे सारा खातून आपके भाई आपकी भाभी का क्या करते थे? मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन अभी जब से ये सब चालू हुआ तो मेरे भाई, मेरी मम्मी और मतलब मेरे अब्बू और अम्मी ने मुझे सब बताया कि वो मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। मैं पढ़ाई के लिए बाहर रहती थी, तो इसलिए मुझे इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। माय लॉर्ड, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मोहम्मद रिजवान अहमद खड़े हुए थे और उन्होंने अचानक से बोला था कि बहन क्या तुम भी मेरे खिलाफ हो गए। यानी उनको पता है कि यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे विपक्ष में जो भी चीजें थी अब वो विपक्ष में जा रही है। उनको यहाँ पे लग रहा है कि अब सब चीजें मेरी विपक्ष में जा रही है, यानी यहाँ पे उनको खतरा है कि यहाँ पे उनको यहाँ पे विपक्ष में हो तो उनको जेल भी हो सकती है, उनको सजा भी मिल सकती है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर कोई भी इंसान डरता है यानी वो अपने बचाने के लिए अपने घर वालों तक यहाँ पे उनको बलि दे सकता है। मिस्टर चड्ढा, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम पति अगर अपनी मुस्लिम पत्नी से परेशान हो जाए तो क्या उसके पास इतना भी हक नहीं है? क्या वो अपनी पत्नी को तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है? मिस्टर सिब्बल, ये बात आप गलत कह रहे हैं। क्या पति अपनी पत्नी से परेशान होता है? क्या पत्नी अपने पति से परेशान होकर तलाक नहीं दे सकती? नहीं मिस खातून, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं मिस्टर सिब्बल, आप यही कहना चाहते हैं क्योंकि आपके जो शब्द है वो यही कह रहे हैं। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरी भाभी यानी मिसेस बानो को इंसाफ दीजिए और मेरे भाई आरोपी है उसे सजा दीजिए। माय लॉर्ड, जितने भी यहाँ पे इन्होंने बातें कही थी उनको पॉइंट किया जाए। रुखसाना खातून के दिए बयान से यह अदालत मिस्टर चड्ढा और मिस्टर सिब्बल को इस केस के ऊपर थोड़ी और तहकीकात करने का समय देती है और अगर अगली सुनवाई तक दोनों तरफ से पुख्ते सबूत जमा नहीं हुए तो ये केस रद्द कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज डिसमिस्ड टिल नेक्स्ट डे। देखा आप लोगों ने 4 हियरिंग हो चुकी है और कितने सबूत सामने आए, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया है। और इस हियरिंग में भी मिस्टर ग्रोवर ने आर्टिकल 14 और 25 की बात की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एक मुस्लिम वुमेन को भी राइट है अपनी बात रखने का और कोर्ट को उनकी बात सुननी भी होगी। और मिस्टर ग्रोवर ने कुछ ऐसे एविडेंस सामने लाए हैं जिसमें जो रिजवान अहमद है अपनी वाइफ के साथ बाहर डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब एक आदमी बाहर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है तो वो घर में भी करता होगा। इसी बात पर अमित चड्ढा ने जमील अहमद जो रिजवान अहमद के पिता थे उनको बुलाया और उनसे पूछा गया तो तब उन्होंने कहा कि घर में भी ये चीजें होती है। तो इससे ये साबित हो रहा था कि जो रिजवान अहमद है वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं अपनी वाइफ के साथ। फिर उसके बाद मिस्टर सिब्बल ने इसको पारिवारिक मामला बोलकर वही रोक दिया, मगर ये पारिवारिक मामला नहीं था, ना ही कोई निजी मामला। यहाँ बात आती है उस औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट की, उस औरत के डिसीजंस की जो रिजवान अहमद रोड पे तोड़ते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने उन्हें चाटा मारा तो वहीं पे उन्होंने अपनी वाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। साथ ही साथ इसी के साथ हमने देखा कि कैसे मिस्टर चड्ढा और मिस्टर सिब्बल अपने अपने गवाहों के साथ आते हैं। उनमें से होता है एक एनजीओ बताता है कि कैसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो लेडीज थी जिनके साथ तलाक दिया गया था उनकी मदद करी। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एनजीओ ने बताया कि कैसे उनकी हर साल उनकी कंपनी कितनी सारी महिलाओं को मदद करती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे अब रिजवान के घर वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी बोल दिया, उसकी बहन ने भी बोल दिया कि रिजवान अहमद गलत है। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर आप गलत है तो हम अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि अगली हियरिंग ऐसे क्या नए सबूत लाती है, ऐसे क्या नए फैसले लाती है जिसकी वजह से इस कोर्ट को एक कल्प्रिट का पता चलेगा। क्या कल्प्रिट सही में रिजवान अहमद है या फिर यहाँ पे शायरा बानो भी कल्प्रिट हो सकती है? तो चलिए देखते हैं कि 5वीं और आखिरी हियरिंग क्या सबूत, क्या इंतजाम लाती है। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जज साहब आ चुके हैं। आप सभी बैठ जाइए, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। मॉर्निंग माय लॉर्ड। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। मॉर्निंग। तो मिस्टर चड्ढा, अदालत में
तो मिस्टर चड्ढा, अदालत ने पिछली सुनवाई में आपको कुछ समय की मोहलत दिया था कि ताकि आप अपने सबूत पेश कर सकें, और आज केस की आखिरी सुनवाई है। अगर आज आपने अदालत के सामने कोई भी पुख्ते सबूत पेश नहीं करे तो ये केस आप हार सकते हैं और ये केस मिस्टर सिब्बल के पक्ष में भी जा सकता है। माय लॉर्ड, जो मैं है यहाँ पे ऐसे सबूत लाया हूँ जो कि आज इस केस को बता देंगे। और माय लॉर्ड, उससे पहले जो मिस्टर सिब्बल ने पहली हियरिंग में मौलाना साहब को लाके AIMPL से बस यहाँ पे शर्त गए थे कि कुरान के अंदर 3 तलाक जैसी चीजें हैं। बट माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे मिस्टर सिब्बल को बता दूं कि AIMPL के अंदर कुरान जैसी चीजें कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं पहली कह चुका हूँ फर्स्ट हियरिंग में कि कुरान के अंदर 3 तलाक जैसी चीजें नहीं है। वो 1937 में मुसलमानों के द्वारा बनाया गया था। तो मिस्टर सिब्बल, यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं? माय लॉर्ड, जब मैंने कुरान को थोड़ा सा पढ़ा था तब मुझे ये नहीं पता था कि ये आगे चल के गलत साबित होगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरा नाम रोहित त्यागी। जैसा कि मैं बहुत समय से इस केस को स्टडी कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं आपका ध्यान कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ केंद्रित करने की आग्रह कर रहा हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस्लामिक मजहब में तलाक 3 तरह के होते हैं। तलाक़े सुन्नत के 2 प्रकार होते हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े हसन। तलाक़े हसन में क्या होता है कि उसमें कोई भी हस्बैंड जो होता है वो सबसे पहले अपने पत्नी को एक बार तलाक बोल देता है और उसके बाद 3 महीने तक वेट किया जाता है, और अगर 3 महीने के वेट में अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 2 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। और तलाक़े हसन में उसमें क्या होता है कि एक महीने पर पति को तलाक बोलना होता है, और अगर इसमें 90 दिन से पहले उनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनका तलाक हो जाता है। और उतनी देर से जिस पे हम बहस कर रहे हैं तलाक़े बिद्दत में क्या होता है कि उसमें पति को एक ही बार में तलाक बोल देता है और वहीं पे तलाक हो जाता है। और जैसा कि मैं माय लॉर्ड आपको भी बता दूं कि तलाक़े बिद्दत जो है वो इस्लामिक मजहब में नहीं है, उसे शरीयत एक्ट 1937 के तहत इस्लामिक मजहब में जोड़ा गया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, यहाँ पे जैसे मेरे सपोर्टर एडवोकेट ने जितनी भी चीजें बताई, तो यहाँ पे मैं सिब्बल को एक और चीज बता दूं कि पारंपरिक और धर्मशास्त्र में कुरान को हिस्सा नहीं बताया गया है। कुरान को हिस्सा नहीं बताया गया। तो मिस्टर सिब्बल, मैं आपसे अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये चीजें आपने कहाँ से पढ़ी? सबसे पहले तो मिस्टर चड्ढा, मैं आपको बता दूं ये चीजें मेरे को AIMPL ने बताई थी। और रही बात AIMPL की, तो मैं आपको बता दूं और इस अदालत को भी कि AIMPL जो हनफी मुसलमान रहते हैं, ये एक मुसलमानों की कम्युनिटी है, हनफी मुसलमान, उनका प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो हनफी मुसलमान वो मुसलमान होते हैं जो तलाक़े बिद्दत जैसी जो प्रथाएं हैं उनका काफी बड़े स्तर पर पालन करती है। माय लॉर्ड, हम यहाँ पे कुछ लोग या फिर कुछ चंद लोगों के मानने से किसी भी चीज को अपने वर्ल्ड के अंदर स्थान तो नहीं दे सकते हैं। अरे मिस्टर चड्ढा, सबसे पहले मेरी बात को तो ध्यान से सुनिए। मैं आपको बता दूं कि जो तलाक़े बिद्दत है वो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा माना जाने वाला एक प्रथा है, जिस पर अगर हम रोक लगाते हैं तो हम हनफी मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मिस्टर सिब्बल, यहाँ पे आपने AIMPL की बात छेड़ दी है, तो मैं एक और चीज, मिस्टर सिब्बल, AIMPL ये भी कहता है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा पति नहीं रख सकता है, बट यहाँ पे मिस्टर चड्ढा, माय लॉर्ड, हमें यहाँ पे एक और ऐसे अब मैं यहाँ पर मिस्टर चड्ढा की क्लाइंट मिसेस सायरा बानो को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिसेस सायरा बानो कट गए, मैं हाजिर हूँ। कुरान पे हाथ रखने की कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं। कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं। और जैसा कि आप इनसे फर्स्ट हियरिंग में भी मिल चुके हैं, तो माय लॉर्ड, अब मैं मिसेस सायरा बानो से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो बताइए मिसेस सायरा बानो, सबसे पहले कि आप तलाक के खिलाफ क्यों हैं? मिस्टर सिब्बल, मैं आपको बता दूं तो बात तलाक की नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सवाल है।
अगर ये आपकी जिंदगी का ही सवाल है तो आप तलाक बिद्दत पर रोक लगाने की मांग क्यों कर रही हैं? अगर कर भी रही हैं तो आपको ये बात पता होगा कि जो तलाक बिद्दत है वो आपकी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा मुसलमानों द्वारा मानी जाने वाली एक प्रथा है। अगर आप तलाक बिद्दत पर ही रोक लगाने की मांग कर रही हैं तो इसका मतलब तो हम ये समझे ना कि आप अपने धर्म के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हैं। माय लॉर्ड, मैं अगर आपको बता दूं तो ना जाने मेरी जैसी कितनी बहू बेटियों पे अत्याचार किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, ना जाने कैसे कैसे चीजों का इंजाम लगाया जाता है। अगर वो बहू बेटी अपने लिए उंगली उठाती है तो रिजवान जैसे लोग उन्हें गिराने और मारने की भी कोशिश करते हैं। तो माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरी जैसी बहू बेटियों को इंसाफ देने की कोशिश करें, और ना जाने ये लड़ाई मेरी नहीं बल्कि ना जाने मेरी जैसी कितनी बहू बेटियों के लिए भी होगा। तो माय लॉर्ड, मुझे आप इंसाफ दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। योर ऑनर, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि इस केस के शुरुआती दौर में और कुछ हियरिंग में मैं इस केस के साथ थी, बट योर ऑनर जब मैंने सब कुछ सोचा समझा तब मुझे पता चला कि वाकई ट्रिपल तलाक सही है। योर ऑनर, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब जो हमारी क्लाइंट है मिसेस बानो, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की। योर ऑनर, यहाँ पर मिसेस बानो ने बहुत मुमकिन कोशिश की थी कि उनके जो परिवार के संबंध है उन्हें वो एक साथ इकट्ठा कर सके और वो दोबारा अपनी लाइफ की शुरुआत कर सके, बट योर ऑनर नतीजा यही हुआ कि उन्हें ये केस अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये केस फाइल करना पड़ा, और इसी के तौर पर आज हम अदालत में हैं। योर ऑनर, जब एक औरत शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसे, उस आदमी को कुछ नहीं होता, वो अपने परिवार को छोड़ के आई हुई होती है जिसके साथ वो बचपन से थी। योर ऑनर, और वही शादी करने के बाद एक आदमी जब उसमें 3 तलाक कह के उसे अपने परिवार से दूर कर देता है तो फिर इसमें उस आदमी का कुछ नहीं जाता, लेकिन उस औरत को, उस औरत के बच्चे को पूरी लाइफ सफर करना पड़ता है। योर ऑनर, मैं आपसे बस यही अपील करूंगी कि मिसेस सायरा बानो को इंसाफ दिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। Yes, my lord, you will settle. Objection, my lord. सस्टेन। My lord, I am a senior advocate BB Green. My lord, आज मैं इस बड़ी सभा में आपको बता देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे सभी धर्मों के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, इन सबसे हमें ये पता चलता है कि हमारी मुस्लिम महिलाएं अपने धर्म के अकॉर्डिंग निकाह और तलाक कर सकती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर सिब्बल? मिस्टर गिरी, मैं इस पर कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगा, मैं इस पॉइंट को आगे देखूं। माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इजाजत है? माय लॉर्ड, मैं सीनियर एडवोकेट इस केस को काफी समय से देखती हूँ और इस केस को लेकर मैं कुछ पॉइंट रखना चाहती हूँ। क्या इजाजत है? इजाजत है। माय लॉर्ड, आर्टिकल 21 के तहत हर इंसान को उसकी डिग्निटी से रहने का अधिकार है, लेकिन जब किसी औरत को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अपॉर्चुनिटी के आगे बढ़ने नहीं दिया जाता तो उस औरत को सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है। माय लॉर्ड, अगर किसी पर्सनल लॉ की वजह से फंडामेंटल राइट का वायलेट हो तो उसका जुडिशियल स्क्रूटनी करना जरूरी है, क्योंकि संविधान हमारा सबसे ऊपर है। माय लॉर्ड, अपनी बात को मैं कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि ट्रिपल तलाक एक औरत के फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम सभी को अंडरमाइन करता है, तो इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना जरूरी है। सायरा बानो का कार्य सिर्फ उसका कार्य नहीं बल्कि हर उस औरत का है जो अपनी इक्वालिटी और डिग्निटी के लिए लड़ रही है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसे मेरे सपोर्ट एडवोकेट ने जितनी भी बातें बताई तो मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हर मुस्लिम महिला को यहाँ पे इक्वालिटी राइट, साथ में डिग्निटी राइट और यहाँ पे इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करें। माय लॉर्ड, जैसा कि अभी मिस्टर चड्ढा ने इकोनॉमिक राइट, डिग्निटी राइट और इक्वालिटी राइट को लेकर बात करी है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा सबसे पहले तो AIMPL ये साफ तौर पर कहती है कि जो तलाक बिद्दत है ये इनकी 1400 साल पुरानी प्रथा है। और एक बात और माय लॉर्ड कि आज के समय में ऐसे काफी सारी अभी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि अपने शौहर पर निर्भर करती हैं, तो अगर हम उन्हें इकोनॉमिक राइट जैसे राइट्स देंगे तो मुझे नहीं लगता इनसे उन्हें कोई बेनिफिट होगा। सिंपल, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो अगर कोई महिला है, मुस्लिम महिला है, अगर वो अपने लाइफ को अपने धर्म के अकॉर्डिंग रन करा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। आपने सही कहा मिस्टर गिरी, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। और रही दूसरी बात
कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट थर्ड है वो बिल्कुल इन सब चीजों को लेकर ब्लैंक है। माय लॉर्ड, अब मैं अपने इस केस के अंदर आखिरी गवाह जो कि मोहम्मद रिजवान की बहन और उनकी अम्मी मिस्टर साफी और मिसेस रुखसाना खातून दोनों को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिसेस साफी और मिस रुखसाना खातून कटघरे में हाजिर हो। कुरान पे हाथ रख करके कसम खाओ जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलोगी सच बोलोगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। माय लॉर्ड, ये है मिसेस साफी जो कि मिस्टर रिजवान अहमद की अम्मी है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँ। इजाजत है। सबसे पहले मिस साफी ये बताइए, जो आपके बेटे ने कारनामा किया है उससे आपको क्या ठेस पहुंची और आप अपने बेटे को क्या कहनी चाहिए? मैं उसके कारनामे से बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा करेगा। यह सब करके वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दुनिया की हर एक औरत की नजरों में गिर चुका है। मैं सिर्फ खुद से यह गुजारिश करूंगी कि मेरी बहू को इंसाफ दे। ठीक है, आपने जो भी चीजें कही वो बिल्कुल ठीक है। तो माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की बहन मिसेस खातून से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। तो मिस खातून कुरान पे हाथ रख करके कसम खाओ जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। मैं कुरान पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। तो मिस खातून, जैसे कि आप हमसे 4th ईयर में पहले ही मिल चुके थे, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसे अपने भाई से कारनामे से पहले से ही परिचित थी, तो ये बताइए कि ये जो कारनामा है ये आपके घर में आपके सामने हुआ था या फिर ये अफवाह थी? मैं आपसे मतलब पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन अब भी बता रही हूँ कि मैं बाहर रहती थी, मुझे इन सब बातों के बारे में बाद में पता लगा। अच्छा, तो ये बताइए, अगर ऐसा कारनामा आपके साथ होता या फिर आपकी कोई छोटी बहन होती उसके साथ होता तो क्या तब भी आप ऐसे करती? नहीं, मेरी जैसी भाभी ने किया, वो अपने लिए लड़ी, मैं भी ऐसे ही लड़ती और इंसाफ मांगती। माय लॉर्ड, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, मेरा भाई यानी मिस्टर रिजवान अहमद वो आरोपी है, उसे सजा दें। माय लॉर्ड, जैसे कि आप दोनों की बातों को यहाँ पे पॉइंट करके लिखे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार ही अपने भाई या अपने बहन और अपने बेटे के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे उसके विपक्ष में है। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने यहाँ पे गलत किया है, उसके बेटे ने, उसके भाई ने यहाँ पे गलत किया है। और कभी भी एक परिवार अपने किसी भी, और अगर कोई इकलौता बेटा हो तो उसको कभी भी यहाँ पे आरोपी साबित नहीं करेगा। अगर उसने कुछ गलत काम किया है और बड़ा गलत काम किया है तभी उसको आरोपी साबित करेगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। प्लीज मेंटेन द टाइम। जी नहीं माय लॉर्ड, मेरे पास अब जितने भी एविडेंस थे और गवाह थे वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। माय लॉर्ड, मैं मिस साफी को यहाँ से भेजने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। रोक लगाने के लिए और आर्टिकल 40 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत अदालत 3 तलाक यानी तलाक इबत्तर पर रोक लगाती है और निकाह हलम और पॉलीगैमी जैसी कुप्रथाओं पर भी रोक लगाती है, जिन्होंने न जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। और इसी के साथ मिस्टर चड्ढा और उनकी क्लाइंट मिसेस सायरा बानो ये केस जीतती है और मोहम्मद अहमद को आर्टिकल 494 ए के तहत डोमेस्टिक वायलेंस के चलते उनको कोर्ट 6 महीने की सजा सुनाती है। तो कहते हैं ना कि गलत कितनी भी कोशिश कर ले